नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। नया साल और नए साल में कैसा होगा सियासत का मिजाज, या फिर कहें तो सियासत का हाल, क्योंकि 2022 की बिसात तो बीत चुकी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में फरवरी और मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं। जीत की ताल हर तरफ से ठोकी जा रही है। हिंदू मुस्लिम वोट बैंक से लेकर भ्रष्टाचार तक सियासी तूफान मचा हुआ है। और इसी बीच यह भी करीब करीब साफ हो गया है कि चुनाव अब तय समय पर ही होंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने इसका संकेत दे दिया है। उधर राहुल गांधी को लेकर नई सियासत शुरू हो गई है। खबर आई है कि 5 राज्यों में चुनाव के बीच बुधवार को राहुल गांधी इटली रवाना हो गए हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं ने इस पर चुटकी भी ली है। बाद में रणदीप सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस के मीडिया सेल के चीफ है, उन्होंने कहा अनावश्यक रूप से अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी निजी दौरे पर है। लेकिन आज सवाल राहुल गांधी का नहीं है। आज सबसे बड़ा सवाल है कि 2022 में कौन बनेगा सियासत का सुपरस्टार, किसके हाथ लगेगी 5 राज्यों में सत्ता की चाबी। इसी पर होगी आज जनता जनार्दन के बीच से आर पार की टक्कर। सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, 22 का बाजीगर कौन। नया साल कैसा होगा सियासी हाल। भव्य मंदिर निर्माण का 22 का बाजीगर कौन। 5 राज्यों में वोट युद्ध का बिगुल बजने वाला है। यही वजह है 2022 को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लिहाजा सारे दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। डबल इंजन की सरकार बड़े लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करना जानती है। मुख्यमंत्री बाबा जी झूठ मत बोलो, सच्चाई सामने लाओ। तीखी बयानबाजी सर्दी में सियासी पारा बढ़ा रही है। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। जिस गाड़ी में बैठ करके वो एयरपोर्ट आए होंगे वो समाजवादी सरकार की दी हुई गाड़ी है। जिस हेलीकॉप्टर से वो उड़े होंगे और कानपुर आए होंगे वो समाजवादी सरकार की देन है। जिन्ना, अब्बा जान, मथुरा, मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान, मोदी योगी का डर दिखाने की कोशिश और हिंदू बनाम हिंदुत्व की कोशिश। ऐसे न जाने कितने विवादित मुद्दे भी खूब चर्चा में हैं। अखिलेश बाबू की हिम्मत नहीं है रोकने की, रोक नहीं सकते। कुछ ही महीनों में गगनचुंबी रामलल्ला का मंदिर बनने जा रहा है। मित्रों, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा गन्ने का प्रदेश। अब इनको तो गन्ना का नाम ही मालूम नहीं है। जिन्ना 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 करते हैं। लेकिन लड़ाई उत्तराखंड और पंजाब में भी दिलचस्प होने जा रही है। उत्तराखंड में हरीश रावत जीत का दावा कर रहे हैं तो बीजेपी युवा चेहरे के फायदे गिना रही है। पंजाब में कांग्रेस की कलह परेशानी खड़ी कर सकती है तो अरविंद केजरीवाल नतीजों पर बड़ा असर दिखा सकते हैं। साथ ही कैप्टन अमरिंदर और बीजेपी की जोड़ी किसका खेल बिगाड़ेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि 2022 का असल बाजीगर आखिर कौन होगा। चलिए, तो ये सबसे बड़ी चर्चा है 2022 का बाजीगर कौन। मेरे साथ बात करने के लिए मंच पे मौजूद है, जोरदार तालियों से स्वागत करिए बीजेपी के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। मेरे साथ मंच पे मौजूद है आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नेता, जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन करिए। मेरे साथ राजकुमार भाटी मौजूद है इस मंच पर, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, शांति की पार्टी है, लेकिन बातें वो कैसी करते हैं वो सबके सामने है, उनका भी अभिनंदन है। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करिए। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है, लेकिन मैं जनता जनार्दन आपका भी अभिनंदन करना चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ। आप लोग भी अपनी बात को मुखर ढंग से रखते रहते हैं और इस चुनाव में भी आप महत्वपूर्ण हैं।
चलिए जी, शुरुआत करते हैं 22 के बाजीगर की। और जब मैं 22 के बाजीगर की बात करता हूं तो हर पॉलिटिकल पार्टी का यह सपना होता है कि चुनाव के अंदर वो जीत कराए, और इसकी ताल भी ठोकी जाती है, इसकी हुंकार भी भरी जाती है, और इसके लिए आर पार की जोरदार लड़ाई भी होती है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव सेमीफाइनल क्यों बन जाता है? हम तो हर चुनाव को फाइनल की तरह लड़ते हैं। याद करिए, दिल्ली नगर निगम या हैदराबाद नगर निगम, जहां पर कि हमारी उपस्थिति भी उस समय तक महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती थी, हमारे केंद्रीय मंत्री तक जाते थे, तो आरोप लगता था, अरे नगर निगम के चुनाव में काहे आ रहे हैं। हम ये कहते थे, हम ईमानदारी से लड़ते हैं। हर कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी दायित्व पर हो, वो केंद्रीय मंत्री क्यों न हो, उसमें जाके लड़ता। हाँ, बाकी लोग सेमीफाइनल कहते रहते हैं और फाइनल में कभी पहुंचते ही नहीं। तो ये हमारे विरोधी दलों के लिए समस्या की बात है। हम ईमानदारी से अपना चुनाव लड़ते हैं, मुद्दों के ऊपर लड़ते हैं। और 2022 जानते हैं क्या करने वाला है? भारत के आकाश के क्षितिज पर जो एक लाली दिखाई पड़ी थी 2014 में, और जो 2017 में उत्तर प्रदेश में पहुंची, वो अब 2022 में एक बड़ा आकार धारण करने वाली है। एक सवाल, क्योंकि आपने लाली की बात करी, लेकिन लाल से तो आप डर दिखा रहे हैं। अब देखिए, लाली आपको 2014 में दिखाई दी, 2021-22 में आप लाल से डर दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया। लाली अरुणिमा के सूर्य की भी होती है और लाली खून की भी होती है। तो बस खून की लाली खेलने वाले लोग सत्ता में ना आ जाएं, इसलिए डर रहना चाहिए। और जो हमारी लाली है ना, वो भगवा से शुरू होती है। चलिए, क्योंकि आपने लाल की बात कर दी और आलोक जी तो लाल लाल क्या है, कहीं कांग्रेस आपके लिए उत्तराखंड में रेड अलर्ट ना बन जाए, क्योंकि वहां पर वो मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। हरदम मजबूत नेता हैं, थोड़े नाराज हैं लेकिन मजबूत नेता है। एक आलोक जी, आप सामने हैं, तो एक सवाल मेरे मन में आया और मुझे लगता है पूछना चाहिए आपसे। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस खेल में नहीं है, उत्तराखंड में जबरदस्त तरीके से खेल में है, पंजाब में ड्राइविंग पोजीशन में है, लेकिन कांग्रेस के लिए कहा जाता है जहां वो खेल में होती भी है, उसके अपना उसका खेल बिगाड़ने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है आपके साथ? अमित जी, सबसे पहले तो ये खेल नहीं है, लोकतंत्र का मंच है। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री के लिए अगर बाजीगर शब्द इस्तेमाल हो रहा है और मेरे भाई सुधांशु कहते हैं कि हम तो चुनाव में हर तरह से, पूरी तरह से केवल चुनाव ही लड़ते हैं, तो बाजीगर को चुनाव लड़ना मुबारक हो। दूसरी चीज, आज हम जानना चाहते हैं, लाली की बात हुई, देश के प्रधानमंत्री रेड अलर्ट, लाल टोपी, शमशान, कब्रिस्तान। देश के प्रधानमंत्री, कबीर जी का एक दोहा याद आ रहा, लाली तेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, और लाली जो देखन मैं चला और मैं भी हो गया लाल। तो ये देश तो ऐसा है जो सबको साथ लेकर चलने वाला है। लेकिन देश में सत्तासीन लोग अगर डिवाइड एंड रूल के भाड़ो और राज करो की नीति पर आ जाएं तो विकास असंभव है। अब मैं आता हूं कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम खेल में नहीं, हम उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, लड़ रहे हैं, और कांग्रेस के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। आज मैं आपके मंच से बात कहकर जाता हूं। ठीक है, देखिए, आपने लाल का बड़ा, बिल्कुल आपकी बात, आपने लाल का बड़ा समर्थन किया। मैं जान सकता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में, और आपने एक बड़ी स्टेटमेंट दी कि किसी की भी सरकार बनेगी तो हमारे समर्थन से बनेगी, तो क्या मतलब बगल की तरफ इशारा है कि ये भी आपके बिना सरकार नहीं बना पाएंगे? इन्हें चेता रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं, मैंने किसी को नहीं चेताया। चेताने का काम, धमकियां देने का काम, नकारात्मक भाषा का इस्तेमाल करने का काम देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी करती है, हम नहीं करते। अच्छा, हिंदुत्व में आप भी डिवाइड तो कर रहे हैं, आप भी अपना खेल तो खेल रहे हैं हिंदुत्व के अंदर। देश के अंदर जब एक सिख प्रधानमंत्री थे, एक मुस्लिम राष्ट्रपति थे जी, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। जब चुनाव आता है तो बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आती है। ठीक है, आज हिंदुत्व खतरे में नहीं, हिंदू खतरे में नहीं, आज केवल और केवल खतरे में युवाओं की नौकरी, किसानों का दामन। राहुल जी कह रहे हैं ना हिंदुत्व की बात, वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है हिंदुत्व की वजह से। राहुल जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। अभी आपने देखा होगा किस तरह की हेट स्पीचेस चल रही हैं, पूरा प्री प्लान्ड है। अच्छा,
एक राज्य में लेकिन पहले वो कह रहे हैं दूसरे राज्य में राहुल गांधी का भी प्री प्लान्ड है, जो ग्लोबल डिसमेंटलिंग हिंदुत्व वाली लॉबी है वो उस वजह से प्री प्लान्ड है। हालांकि वो तो देश में नहीं है राहुल जी, वो विदेश में है इस समय। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि मैंने यही सवाल जो आपने हिंदुत्व पर सवाल आपने खड़ा करा, राहुल जी ने खड़ा करा, कांग्रेस पार्टी ने खड़ा करा, मैंने ये जो कि महामंडलेश्वरों के भी आचार्य हैं जूना अखाड़ा के अवधेशानंद गिरी जी, उनसे मैंने सवाल पूछा कि हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है। आचार्य जी आप हमें समझाइए, आप हमें बताइए। उनसे बड़ा तो शायद कोई नहीं है। उन्होंने बोला कि सूर्य और सूर्य की रोशनी अलग हो सकती है, फल और फल का रस अलग हो सकता है। अमीश जी आप ये बता दीजिए तो मैं इस सवाल का जवाब दे दूंगा। राजकुमार भाटी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं रेड अलर्ट है, अमित शाह कार्यक्रम में जाते हैं, एक रैली को संबोधित करते हैं, समाजवादी पार्टी रामलला का मंदिर रुकवाना चाहती है लेकिन यूपी की जनता नहीं रोकने देगी। वो कहते हैं कि अगर सपा की सरकार आएगी तो आप आजम खान को खुला छुड़वा देंगे दोबारा से, लेकिन यूपी की जनता आजम खान को खुला नहीं देखना चाहती, यूपी की जनता मुख्तार अंसारी को खुला नहीं देखना चाहती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार जरूरी है। जवाब आपने कार्यक्रम के शुरू में माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बाइट सुनवाई। उनकी बाइट सुन के आपको लगा नहीं कि कितने डरे हुए हैं अखिलेश यादव से। तीनों का भाषण आजकल अखिलेश यादव का नाम लिए बिना पूरा नहीं होता है। लाल रंग, रेड अलर्ट, लाल टोपी से सावधान, लाल टोपी से खतरा है, तो स्पष्ट है कि लाल टोपी से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अब सुधांशु जी विवेचन कर रहे हैं कि हमारा भी लाल रंग है लेकिन हमारा अच्छा है, इनका खराब है। अब इनका लाल कैसे अच्छा, हमारा लाल कैसे खराब है, यही समझ सकते हैं। लेकिन आपने कहा खून का रंग भी लाल है, तो इसका मतलब लाल रंग के बिना तो जीवन ही नहीं है, खून के बिना तो जीवन नहीं है। और सुनिए, लाल रंग भावनाओं का रंग है। आदमी जब बहुत क्रोधित होता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है, और आदमी जब बहुत ज़्यादा प्यार उसके चेहरे पर होता है तब भी लाल हो जाता है, जब वो शर्माता है तब भी लाल हो जाता है, जब वो भयभीत होता है तब भी लाल हो जाता है। लाल रंग भावनाओं का रंग है, लाल रंग जीवन का रंग है, लाल रंग समाजवाद का रंग है, लाल रंग इस देश की तरक्की का रंग है। योगी जी कहते हैं लाल रंग गुंडई का रंग हो गया है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक बात, जिस आदमी ने अपने 12 मुकदमे वापस ले लिए हो वो किसी को गुंडा कहने का अधिकारी है जी। अभी एमपी एमएलए कोर्ट में उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के 32 विधायक दोषी ठहराए गए हैं, उन्हें 6 महीने से 6 साल तक की सजा तो होगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, वाली पार्टी है और आप शरीफ पार्टी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी सपा की गाड़ी पे मोदी का पोस्टर लगाकर किसके नेता घूम रहे थे और उस गाड़ी को तोड़ रहे थे, किसकी पार्टी थी? मैं ये कहना, बताइए ना किसकी पार्टी थी। मैं ये कहना चाहता हूं, माननीय योगी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है, आप भयमुक्त हो जाइए। समाजवादी पार्टी आपकी तरह गुंडागर्दी नहीं करती है, बदले की राजनीति नहीं करती है, आपको जेल में नहीं डालेंगे, आपके खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई नहीं करेंगे। जेल में डालेंगे? प्रधानमंत्री को जेल में नहीं डालेंगे, मतलब समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं हम जेल में नहीं डालेंगे। किसको? इन तीनों को, ये डरे हुए हैं, मोदी को, अमित शाह को और योगी को। अरे मैं क्या कह रहा हूं, वो तीनों डरे हुए हैं। कौन तीनों? मोदी जी, अमित शाह, योगी जी। और जेल में किसको नहीं डालेंगे? समाजवादी पार्टी बदले की जेल में किसको नहीं डालेंगे? जेल में किसको नहीं डालेंगे? तो हो जाइए ना, जेल में किसको नहीं डालेंगे? ना आप अपने पुराने कथन पे आइए। जेल मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ बिल्कुल पूरी होने दे रहा हूँ सर। आप मेरी बात, जेल में किसको नहीं डालेंगे? फिर कह रहा हूँ, 2 बार नाम ले चुका हूँ। हाँ बताइए। ये तीनों क्यों डरे हुए हैं, तीनों क्यों भयभीत हैं, तीनों इतने लाल टोपी से क्यों डर रहे हैं, अखिलेश यादव से क्यों डर रहे हैं? आप भयमुक्त हो जाइए। ठीक है। समाजवादी पार्टी सकारात्मक राजनीति कर रही है, नकारात्मक नहीं करती है, बदले की कार्रवाई नहीं करती है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है आईटी रेड के बाद डर आप गए हैं और आप कह रहे हैं कि अब ये हमारा आदमी नहीं है। आईटी रेड पे कुछ रिसर्च किया आपने पत्रकार होने के नाते? मैंने पूरी रिसर्च की। छापा पड़ा पीयूष जैन के घर पे, जो शिखर गुटखा का मालिक है। शिखर गुटखा के फेसबुक पेज पे माननीय मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है, लिखा हुआ सबका साथ सबका विकास। प्रत्युष जैन है जो हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो सेंट का कारोबार करते हैं। छापा गलत डल गया? अरे आप तो, ये तो इनसे पूछिए। गलत मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे छापा गलत डल गया। अगर छापा भाई साहब, हमारा वाक्य कभी पूरा नहीं। अरे मैं पूरा होने दे रहा हूँ सर। पूरा तो होने दो सर। आपका वक्त क्यों पूरा होगा? हम तो चाहते हैं आपका वक्त आए, लेकिन आप चाहते हैं आपका वक्त पूरा हो जाए। छापा पड़ा उनके घर पे, पीयूष जैन घर पे,
हमारी पार्टी जुड़े हुए प्रत्युष जैन, पीयूष जैन को नाम लेकर हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। पीयूष जैन मोदी जी का आदमी है, बीजेपी का आदमी है, उसकी दीवारों से जो रुपया निकल रहे थे मोदी जी के रुपए थे, बीजेपी के रुपए थे। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब अगर पीयूष जैन, जो भी ये जैन था, ये बीजेपी का आदमी है, तो जब छापा पड़ा तो आप लोग शोर क्यों मचा रहे थे? हमारे करीबियों को पे छापे मारे जा रहे हैं। फिर या तो उस दिन गलत थे या आज गलत है। ठीक है, अब आपने काफी देर बोला। सुधांशु त्रिवेदी को शोर मचाया राजीव राय के लिए। राजीव राय के घर से 17 घंटे, राहुल भसीन के लिए नहीं बचा, 17 घंटे सर्च करने के बाद 17,000 रुपए मिले। ठीक है, ओके। हम जैन वैन के लिए 68 करोड़ रुपए तो कबूले है भैया। नो, गलत बोलिए। देखिए, पहली बात तो जो इन्होंने बोला, तो भैया वो कन्नौज का व्यापारी था। ये कन्नौज का इत्र किसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले जाके दिखाया था? पीयूष जैन, पम्मी जैन, अखिलेश यादव जी दिखलाए थे ना। तो आपका तो बहुत नजदीकी रिलेशन है। दूसरी बात, अब मैं आप में से एक बात कह रहा हूं। अब आपने दो बातें कही। अभी देखिए, इन्होंने इनके एक नेता राजीव राय जी की बात कही, और दूसरी तरफ जो पीयूष जैन के ऊपर वो कह रहे हैं आप लाल रंग से डर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, कह रहे हैं कि अगर आए तो हम मोदी को, बड़ी मजेदार बात ये, योगी को और अमित शाह को जेल में नहीं डालेंगे। ये कह रहे हैं कि आईटी की रेड यदि इनके नेता के ऊपर हुई तो वो पूर्वाग्रहग्रस्त थी जी। अब फिर कह रहे हैं कि जिसके ऊपर दूसरे की आईटी रेड हुई वो हमसे जुड़ा था। भाई, आरोप क्या लगाना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता है। या इतने कंफ्यूज हैं कि आईटी डिपार्टमेंट के घर पर रेड नहीं हुई, डिपार्टमेंट किसके कहने पे बात कर रहा है? अब एक आरोप वापस ले लीजिए, एक आरोप वापस ले आप गलत मत। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो सरकार के कहने पे था और फिर आप कह रहे हैं हमारे आदमी पे रेड डाली, तो अपना पहला आरोप वापस ले लीजिए। और यदि आप ये कह रहे हैं विभाग अपने मन से काम कर रहा है, किसी पर भी रेड डाल सकता है, तो वो वाला आरोप वापस ले लीजिए। दोनों नहीं चल सकता जनाब, यही मैं कहना चाहता हूं। दूसरी बात, दूसरी इन्होंने एक और बात कही कि एकदम समाजवादी पार्टी किसी को डराती नहीं है। अरे भाई, ना हम भाजपा ही नहीं कर रहे हैं। मायावती जी का स्टेटमेंट याद है 95 में, कि मेरी जान लेना चाहते थे, मेरे विधायकों को पकड़ पकड़ कर ले जाकर जातिवाचक संबोधन देते हुए ले जाके गए थे, और उन्होंने कहा था मुझे मारने की पूरी साजिश थी। डरने की जरूरत कहां है? डरने की जरूरत आती है जब समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसीलिए उस जमाने में ऐसा ये लोग अपराधियों को संरक्षण डर रहे हैं। ग्राफ बढ़ रहा है जी। मैं कह रहा हूं, सपा आ रही है। अरे भाई, मैं कहता हूं, अरे बात तो सुनिए ना। मैं कहता हूं, लोगों में डर तब लगता है जब सपा का ग्राफ बढ़ता दिखाई पड़े, परंतु जो सपा का ग्राफ नीचे होता है, सारा डर खत्म हो जाता है। ठीक है। और इसीलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, इनके जमाने में जानते क्या होता था? एक सज्जन जी एक कविता लिखे थे, उसकी 2 लाइनें सपा के जमाने के लिए बहुत सी। कहीं पुलिस लुटेरन से कहे खूब ले तुम लूट, हमका दिन में छूट है तुम्हें रात में छूट, सुनो मौसेरे भाई करो तुम खूब कमाई, अभी कुछ साल ढिलाई। तो जब तक सपा की सरकार रहती है तो अपराधियों को ऐसा संरक्षण मिलता रहता है। ये उत्तर प्रदेश का जनता इस बात की गवाह है। चुनाव के एक्स फैक्टर की बात कर लेता हूं, क्योंकि चुनाव का एक एक्स फैक्टर है, वो है राम लला का मंदिर, और उसको लेकर आजकल क्या गाया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। आइए मैं आपको सुनाता हूं, क्या यह चुनाव का वाकई एक्स फैक्टर है। शताब चौहान को आने दीजिए, काफी देर से नहीं है। क्या यह चुनाव का एक्स फैक्टर है शताब चौहान? देखिए अमित जी, प्रधानमंत्री जी बार बार रेड अलर्ट की बात करते हैं, तो मोदी जी, योगी जी देश की प्रगति, किसानों, महिलाओं और प्रदेश की प्रगति के लिए रेड अलर्ट है। और जो ये नारे किए लगाए जा रहे हैं, भाजपा ये खाटू श्याम जी का कार्यक्रम है, वहां पर इस तरह का गाना गाया जा रहा है। मैं किसी भी धार्मिक कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। हर बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, बीजेपी का नहीं बोल रहा हूं, बीजेपी के लोग हर धार्मिक कार्यक्रम में जाकर के उस तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि काशी सजा दिया, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर नहीं। मोदी जी, अमित शाह जी क्या कह रहे हैं कि रामलला का मंदिर हमने बनवाया, हमें तो पता था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, और भगवा लहराएंगे, और फिर हम मथुरा भी सजाएंगे। यही मैं कह रहा हूं कि एक्स फैक्टर है क्या चुनाव का, जिसकी बात डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी करी, फिर योगी आदित्यनाथ ने भी करी। मैं वही तो कह रहा हूं कि केशव प्रसाद मौर्य जी और योगी जी दोनों के लोग प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ निजाम मुस्तफा आएगा, चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप कहते हैं निजाम मुस्तफा आएगा, कहते हैं ना, कहते हैं बिल्कुल। अगर निजाम मुस्तफा आएगा तो कोई हरिद्वार में ये बकवास नहीं करेगा। गांधी जी के खिलाफ जो शब्द प्रयोग किए, भूपेश अग्रवाल, इनका मिनिस्टर पूर्व सुधांशु जी कह दें वो समर्थन कर रहा है कालीचरण का, सुधांशु जी कहें कि उसको पार्टी से निकालेंगे, इनका मिनिस्टर था पिछली सरकार में। तो गांधी जी निजाम मुस्तफा ठीक है, भगवा गलत है।
हिंदुत्व गलत है, हिंदू गलत नहीं है, भगवा गलत है ना। हिंदुत्व और योगी को हराना हमारा लक्ष्य है। जी 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 चीज कहना चाहूंगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में एक बार फिर से भगवा लहराएंगे। और सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने अभी हमें कहा कि भक्तों की आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, आपने बोला ना कि भक्तों को चश्मे के अंदर कुछ नहीं दिखता है, वो सब खड़े होकर बोलिए, वो सिर्फ योगी सरकार बीजेपी बोलता रहता है। आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर आपकी कांग्रेस पार्टी इस वक्त होती सत्ता में, उन्हें अच्छे तरीके से लोग मानते, तो अगर वो लोग जीतने लगती है, अगर कांग्रेस ज्यादा जीतती इस वक्त बीजेपी से, लोग उनकी तरफ होते, तो क्या तब भी दोबारा आप यही कहते हैं कि लोगों की आंखों पे चश्मा है इसलिए वो कांग्रेस को जिता रहे हैं? क्या नाम है आपका? रोहन। रोहन, ठीक है, रोहन की बात कर रहे हो। मुद्दों की बात की, कौन जीतता है कौन हारता उसकी बात नहीं, सजाने से शुरू हुआ मामला। एक मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं। की आंखों पे चश्मा है, इस वक्त बीजेपी जीत रही है तो आपको अंधभक्त दिखाई दे रहे हैं। मैंने बीजेपी जीत रही है इसलिए अंधभक्त है ऐसा नहीं कहा मैंने, अंधभक्त एक अलग विषय है जी, उनका भी चश्मा उतर रहा है। मुद्दे की बात पर आते हैं, सजाने की बात आई कि साहब मंदिर सजा दिया, बहुत अच्छी बात है, सजना चाहिए, मंदिर क्यों नहीं सजना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हाथरस की बेटी की चिता भी सजाई थी इसी सरकार ने, वो भूल गए आप लोग। कोरोना के काल में प्रयागराज के गंगा के किनारे लाखों लाशें भी सजाई थी इसी सरकार ने, क्या वो भूल गए आप लोग कि बेरोजगारी के नाम पर, रोजगार के नाम पर सारे के सारे पेपर आउट हुए उत्तर प्रदेश में, वो भूल गए आप लोग। वो भी एक स्टेज सजाई थी इन लोगों ने, आप लोग भूल गए कि क्या हालात यहां पर उत्तराखंड में हुए, तीन मुख्यमंत्री बदले गए। इस बात के कि नहीं सजना चाहिए। नहीं, मैं कब कह रहा हूं, मैंने तो पहले कहा कि सजना चाहिए, आपको शायद सुना ही नहीं, क्योंकि आप बार कह रहे हैं ना कि इस तरह की बात हो रही है, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, ये नारे बीजेपी नहीं लगा रही, पब्लिक लगा रही है। मंदिर क्यों नहीं सजना चाहिए, मंदिर सजना चाहिए। ठीक है, क्या सजा, मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। छोटा पब्लिक की बात भी जा रहा है, का घोटाला इन्हीं की वजह से तो बना है, इन्हीं ने तो कब्जा करवाया था बाबरी मस्जिद पे, इन्हीं शर्मा जी की पार्टी ने। देखिए कब्जा आप लोग पीस पार्टी वाले करते होंगे, हिंदुस्तान में संविधान का कानून है, पीस पार्टी वाले कब्जा। ये भी तो कह रहे हैं कि हिंदू, हमसे बड़ा हिंदू कौन है, ये तो लड़ाई चल रही है। ये अफसोस है कि भारत की राजनीति में मुद्दों की नहीं, अच्छा हिंदू और बुरा हिंदू की लड़ाई लड़ रही है, और कांग्रेस जितना अच्छा हिंदू बुरा हिंदू करेगी उतना नुकसान होगा देश का भी और कांग्रेस का भी। और ये याद रख लीजिए, ये देश के लोग जान चुके हैं कि ये दोनों की मैच फिक्सिंग चल रही है कि कौन अच्छा हिंदू है कौन बुरा हिंदू है। ये कह रहे हैं कि आप असल में देश का डैमेज कर रहे हैं, ये बात करके। शादाब चौहान, देखिए शादाब जी जो कहें कहते रहिए, नाम पार्टी है जी, नाम पीस पार्टी है, और क्या क्या करते हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता व्यक्तिगत। इस बारी यूपी में आपकी इनसे भी लड़ाई है जी। सुनिए ना, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम मुद्दों के साथ, हाँ तो चुनाव में लड़ाई तो होती है, जाएंगे। हम केवल ये पूछना चाहते हैं, आपकी सीटें पिछली बारी कितनी थी? 7, बच गई 5, और ये भी, इनको भी इस बारी उम्मीद है 7-8 ही आएंगी, तो देखना कौन आगे पीछे होगा। ऐसा है बीजेपी ने सपा के साथ भी सरकार बनाई, बसपा के साथ भी, आज वो दोनों दुश्मन हैं, कोई बात नहीं, उस समय का फेर होता है। अच्छा, मतलब इनके साथ आ सकते हैं? मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, आपने बोला दोनों दुश्मन है, दोनों दोस्त हैं। एक मिनट, मुझे तो शत्रुघ्न सिन्हा की पिक्चर ही थी ना भैया, आप लोग क्या बताइए, वो दोस्त दुश्मन दोस्त किसकी पिक्चर थी? एक पुरानी पिक्चर थी, दुश्मन दोस्त। शादाब चौहान में आपको दुश्मन दोस्त नजर आ रहा है क्या? देखिए, मुझे लगता है आज मोदी जी इत्र की खुशबू सूंघ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी पुराने वाले नोट हैं नए वाले? आप तो कह रहे थे नोटबंदी के बाद काला धन समाप्त, भ्रष्टाचार समाप्त, तो ये नए वाले नोट हैं या पुराने वाले? नए वाले दिखे नहीं आपको, इतने बड़े बड़े थे। फिर वो तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना। अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप, 250 करोड़ निकला, इतने बड़े बड़े नोट आपको नहीं दिखे? आपने बीजेपी का उत्तर दे दिया, अब भी जिंदा है, उत्तर दे दिया। इन्होंने स्टेज की सजाने की बात की, कुंभ में सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ, पेंटिंग के नाम पर कुंभ में खा गए पैसे। आप भी कमाल है, आपको राम मंदिर में भी घोटाला दिख रहा है, कुंभ में भी घोटाला दिख रहा है, कभी किसी इफ्तारी में घोटाला नहीं दिखा। भाई सुनिए ना, आप मोदी साहब से भी आगे हिंदू मुसलमान करने में, हिंदू मुसलमान करने में, कुंभ और इफ्तारी। हिंदुत्व आप करते हैं, इफ्तारी आप करते थे, हिंदू मुसलमान हम करते हैं। 1947 में देश का विभाजन हुआ, हिंदू मुसलमान मीडिया कर रहा है। 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को बेघर कर दिया गया, हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। भागलपुर के दंगे हुए, हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं। आलोक भाई, सत्य कितना छुपाए, कितना दबेगा? सत्य नहीं दब सकता। ये आपका वक्तव्य अपने आप में प्रूव कर रहा है कि आप कर रहे हैं। आपकी उत्तेजना कह रही है कि आप कर रहे हैं। उत्तेजना, ये सत्य है। शब्दावली कह रही है कि आप कर रहे हैं। सुधांशु आपकी शब्दावली कह रही है कि आप कर रहे हैं। अब मैं बोल लूं, बोले से ज्यादा लिखा होता है, लिखे की ऑथेंटिसिटी ज्यादा ना है।
ये अयोध्या राइजिंग किताब किसने लिखी है? अमीश देवगन ने या सलमान खुर्शीद ने? अरे मैं तो जिसमें हिंदू बोको हराम, हिंदू तालिबान जाने क्या क्या लिखा है। अरे भाई, आप रोजगार कहां से मिलेगा उसकी बात नहीं करेंगे। आपने कहा आपकी भावना दर्शाती है, तो सलमान खुर्शीद का लिखा क्या दर्शाता है? राहुल गांधी बार बार ट्वीट करते हैं हिंदू बनाम हिंदू, तो क्या दर्शाता है? जब आपका नेता शशि थरूर कहता है हिंदू तालिबान, वो क्या दर्शाता है? जब मणिशंकर अय्यर कहता है हिंदू पाकिस्तान, वो क्या दर्शाता है? हिंदुत्ववादी लोग पूरी तरह से डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। छोटे में सर, अयोध्या भी सजा दी है और काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे सर। इसमें तो धमकी नजर आती है। अभी आप कह रहे थे कि सजाने में धमकी, सजाने में धमकी, मथुरा भी सजाएंगे, तो सर वो तो इसका मतलब है कि वो धमकी नजर आ रही है। क्योंकि एक्सप्लेन करें इसका मतलब क्या? मतलब सर वो जो मस्जिद तोड़ने की बात वहाँ पे चल रही है, तो हम तो यही समझेंगे, डरेंगे सर आगे के भाई मथुरा भी सजाएंगे, तो इसका मतलब यही है। नहीं, किसी ने तोड़ने की तो बात नहीं सर, बगल में बन रहा बड़ा रोजाना ये बयान आते रहते हैं सर, आते रहते हैं बयान। अच्छा, तोड़ने की बात किसने बोली? सर जी, अब अयोध्या के बाद में नंबर मथुरा का आने वाला। सुप्रीम कोर्ट से बना ना, सुप्रीम कोर्ट से बना है ना सर। अयोध्या में रामलला का मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट में से बना 50 साल के केस के बाद। काशी में भी जो किया गया वहाँ मस्जिद तो बरकरार है, नंदी गाय के सामने मस्जिद तो बरकरार है वहाँ पे। सर मस्जिद तोड़ी गई, कैसी बात? सर जी, हम तो इसी बात से डर जाते हैं कि भाई से डर रहे हैं आप। मथुरा भी सजाएंगे सर, वहाँ भी बात तोड़ेंगे, तो इसका मतलब चुनाव आ गया कि दंगा कराने की पॉलिसी। मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा हूँ, मैं बहुत इत्मीनान से पूछ रहा हूँ कि काशी में किसने तोड़ के सजाया है? काशी में तो उसको गंगा के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर को जोड़ा गया है। काशी में सजाया है, काशी में सजाइए, जी, उसका सम्मान है। लेकिन आगे अगर वो काशी में भव्य मथुरा में डर की बात है। काशी में भव्य कॉरिडोर बना, मस्जिद से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई भाई। मथुरा अगर बनेगा तो उसमें किसी मस्जिद से क्या मतलब? दूसरी बात, मगर यह भी कहना चाहता हूं, काशी और मथुरा की दोनों मस्जिदें जो हैं, अगर देखा जाए तो डर का प्रतीक कौन है? डर का प्रतीक तो औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई वो चीजें हैं। बेहतर होता कि हम उन चीजों से अपने को अलग कर लेते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, छत्रपति शिवाजी के राजकवि भूषण ने लिखा है कि किस प्रकार से औरंगजेब ने उस जमाने में अत्याचार किए थे और किस प्रकार से उन्होंने काशी और मथुरा में वो किया था। उन्होंने लिखा, कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, और तोड़े देव देवालय, शहर मोहल्ले के रे लाखों मुसलमान किए, माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। अरे डर का प्रतीक तो वो था। बेहतर होता कि आप अपने को उससे अलग करते। जैसे आज कोई नहीं कहता जर्मनी में कि मैं रूडोल्फ हेस, एडोल्फ हिटलर, आइकमैन के साथ खड़ा हूं जिसने नरसंहार किया था, इसलिए उससे अलग करते तो ज्यादा बेटर था। परंतु यहां हम जो कर रहे हैं किसी को डराने के लिए नहीं, भारत की संस्कृति का वैभव। लेकिन औरंगजेब तो बड़े ग्लोरीफाई करके कहता था, मैं 1.25 मन जनेऊ जलाता हूं। 1.25 मन जनेऊ क्यों जलाए जाते थे? कंफ्यूजन हो तो फतवाए आलमगीरी में पढ़ ले, ये किताबों का लिखा हुआ नहीं है। औरंगजेब के अपने जमाने के, सुनिए, वजन होगा एक जनेऊ में कितना वजन होता है? 1.25 मन जनेऊ, उनके जनेऊ की जी क्या थी? हाँ, उस टाइम कोई आदमी ठीक है, पर औरंगजेब पर चर्चा नहीं है क्योंकि औरंगजेब की बात आ गई तो मैंने बोला 1.25 मन जनेऊ जलाता है। सुधांशु त्रिवेदी 1.25 मन जनेऊ पे 30 सेकंड। एक लाइन मैं कहता हूं किसी की बात मत मानिए। फतवाए आलमगीरी पढ़ लीजिए, उनके गवर्नमेंट ऑर्डर हैं कि कितने कितने मंदिर तोड़ने हैं। औरंगजेब तो छोड़िए, फतेहनामा चित्तौड़ अकबर का पढ़ लीजिए, उसने लिखा 30,000 आदमियों को मैंने काटा। उसने लिखा है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में मंदिर टूट गए, अकबर जो सबसे ज्यादा माना जाता है वो, उसने कहा मैंने वो मंदिर भी तोड़े। और गाजी की उपाधि उसने 30,000 लोगों के सर पे खड़े के लिए अकबरी में लिखा है भाई, खुद अकबर ने लिखा है, ऐसा नहीं कि किसी किताब में उसने लिखा है। इन्होंने एक इंटरव्यू में या कहीं पे बोला था कि 2022 में अगर योगी जी आए या योगी जी हारे तो हिंदुत्व भी हारेगा। ये कल ही मेरे कार्यक्रम में इन्होंने बोला, इन्होंने आर पार में बोला था, डिबेट शो में बोला था। तो मेरा ये सवाल है कि योगी जी के जरिए हिंदुत्व को टारगेट आपने मेरे कार्यक्रम में बोला, मैंने कल भी बोला था, मैं कहा ये वायरल होगा। आपने बोला योगी हारेगा तो हिंदुत्व हार जाएगा। मैंने ये जी मैं और सवाल भी ले रहा हूं, मुझे पता कई लोग जवाब लेट मी कंप्लीट। मैंने ये कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ को हम सब मिलकर हराएंगे तो हिंदुत्व हारेगा। वो हिंदुत्व हारेगा जो आज हरिद्वार से लेकर रायपुर तक नफरत फैला रहा है, वो जो लोगों को मारने और काटने की बात कर रहा है। और हमने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी, योगी आ रहे तो हिंदुत्व हारा। सुन, यही बोल रहे हैं ना हमारी सरकार, आप यही बोल रहे हैं ना, योगी हारा तो हिंदुत्व हारा। 10 सेकंड, लेट मी कंप्लीट। अगर हमारी सरकार आएगी, मैं स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि जो ये लाशें थी
कोरोना काल में जांच करवाएंगे, ना आपकी योगी सरकार कैसे बचेंगे, आएगी? ना किसके केशव साथ प्रसाद आएगी? मौर्य बचेंगे। आपकी सरकार किसके साथ आएगी? इनके साथ या इनके साथ? सब मिलकर इनसे जो किसके साथ मिलकर अगर तीनों मिलकर प्रदेश के लिए जरूरत पड़ी तो फिर भी आएंगे। योगी को हराना हमारे लिए प्रायोरिटी है। बोल दिया जो मन में था, बोल दिया कि तीनों मिलकर एक साथ आएंगे और योगी आदित्यनाथ पर आएंगे। पब्लिक पॉइंट बोलिए। मेरा सवाल भाजपा से सुधांशु जी जी बोलिए, पूछिए, खड़े होके पूछिए बेटा। कि जिस तरह से इन्होंने लाली का प्रयोग किया था, सूर्य और भगवा से शुरू होता है, लेकिन जिस तरह से आप हजारों की तादाद में रैलीज पे रैलीज किए जा रहे हैं, लग नहीं रहा है कि खून की लाली से आप लोग 22 का चुनाव जीत पाएंगे। बहुत बढ़िया। और अब बाकी पार्टियां रैली नहीं कर रही, अखिलेश जी नहीं कर रहे, प्रियंका जी नहीं कर रहे। एक मिनट इनसे पूछिए, रैली में किसके भीड़ ज्यादा हो रही है? भाटी जी से पूछिए, भाटी जी से पूछिए, इनका दावा क्या है? इनका दावा क्या है? रैली में इनके भीड़ ज्यादा हो रही है, तो रैली ना करें, विपक्ष वाले रैली कर। और सुनिए, और बेटा ये सुनिए, उत्तर प्रदेश में तो चुनाव है, चलो भाटी जी भी रैली कर रहे हैं, हम भी। ये जयपुर में काहे रैली की थे भाई? जयपुर में तो चुनाव नहीं था, काहे रैली की? मैं और भी सवाल ले रहा हूँ। अमित जी 30 सेकंड। जयपुर की रैली क्यों हुई थी? क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, वही हिंदुत्व में भाषण हुआ था, और वही हिंदुत्व में भाषण हुआ। सुनिए ना, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में रैली करने की परमिशन अमित शाह जी के इशारे पर नहीं दी, इसलिए हमें जयपुर में करनी पड़ी। कहीं और भी परमिशन मानते तो नहीं मिलती। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जयपुर की रैली में कोरोना नहीं फैलेगा, मोदी की रैली में कोरोना फैल जाएगा? एक मिनट सर, किसी ने नहीं कहा कि मोदी जी की रैली में फैलेगा और जयपुर की में नहीं फैलेगा, किसी ने नहीं कहा। आज कोरोना बढ़ रहा है, सब चिंतित है, बीजेपी भी, हम भी सब चिंतित हैं। जबरदस्ती का विषय ना बनाया जाए। जबरदस्ती का विषय बनाया जा रहा है। तैयार है। जब मैंने कहा सब एक सेकंड सुधांशु, एक सेकंड आलोक जी, मैं व्यूअर्स आपके लिए बता रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं आलोक जी, आपका वक्त है अभी। मैं आपको व्यूअर्स बता रहा हूं, जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, सर आपको भी बता रहा हूं बेटा मैं, कि जब तमाम पॉलिटिकल पार्टी से लखनऊ में पूछा गया कि क्या चुनाव को टाल देना चाहिए, तो एक नहीं सब पॉलिटिकल पार्टियों ने यहां जितनी खड़ी हैं एक आवाज में बोला चुनाव को नहीं टालना चाहिए। यानी ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती चुनाव टले, और सब पॉलिटिकल पार्टियां चाहती है रैली हो, कम हो, ज्यादा हो, वो सिर्फ इशू है। आलोक शर्मा, मुझे लगता है मैंने जयपुर में रैली क्यों हुई उसका उत्तर दिया। आज औरंगजेब पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन्ना पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 4 दिन पहले जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है हेल्थ के बारे में, उस पर रिपोर्ट नहीं लड़ना, उस पर हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कोरोना में जो बदहाली हुई, जिस तरह से उत्तराखंड से और यूपी तक पलायन हुआ, उस पर हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। किसानों की 700 से ज्यादा जान चली गई, हम उस पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। हम हिंदुत्व, औरंगजेब और फतवा और अकबर, राहुल जी को तो हिंदुत्व राहुल जी कर रहे हैं। राहुल जी ने बीजेपी सबसे ज्यादा, एक मिनट सर, राहुल जी ने बीजेपी को एक्सपोज किया है, और एक्सपोज होने के कारण कुछ भक्तों को मिर्ची लगी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके सर, मेरा सवाल सर से एक छोटा सा सवाल ये है कि वो बोल रहे हैं कि बीजेपी पार्टी डरी हुई है, बहुत ज्यादा डरी हुई है, लेकिन मैं ऐसा देख रही हूँ यहाँ पे कि उनके एक नेता को हराने के लिए वो 3-3 पार्टियां एक होने को तैयार हैं। ऐसा क्यों है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा जवाब दे रहा हूं, तो ओवैसी को भी साथ ले लीजिए। अब तो मैं ये कह रहा हूं नहीं, इसका जवाब मुझसे लेना चाहिए। इसका जवाब मुझसे लेना चाहिए। करके ले रहा हूं, बीजेपी के साथ हैं ऑलरेडी, जो लोग सरकार आपकी बनवाई उन्होंने पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अरे आपके भी दोस्त हैं जो लोग अरे सरकार तो आपकी चलाई, आपके भी दोस्त, सरकार चलवाई आपकी। आउटसाइड सपोर्ट, मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाने में उनका बड़ा योगदान था। ओके जो लोग योगी जी को हराना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पर प्रदेश की प्रगति का चाहते हैं, हम सब लोग एक लाइन पर आकर योगी जी को हराने के लिए तैयार हैं। जो गलत करेगा, गलत के खिलाफ पूरी प्रदेश की एक सवाल मैं और लूंगा, लेकिन अब खेल खेलने का वक्त आ गया, तो मेरे साथ आप लोग भी तैयार हो जाइए। और इसमें हमें कुछ नहीं करना, जो करना इन्होंने करना, एक तस्वीर आएगी पीछे, एक बड़े नेता की तस्वीर आती रहेगी, और उसके बाद हम इनसे प्रतिक्रिया लेंगे। तो हमने चुना हुआ है कि किससे बुलवाएंगे, मैं उनका नाम लूंगा तो वो एक लाइन में अपनी बात को रख दे, ये मेरा निवेदन है। तो इस खेल को अगर आप खेलने के लिए तैयार है तो जोरदार तालियों से हमारे पैनलिस्ट का दोबारा स्वागत करिए। तैयार है ना आप लोग? देखिए मजा आएगा इसमें बहुत, और जवाब पर जवाब पसंद आए ना आए, लेकिन ताली बजती रहनी चाहिए लगातार, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले 22 के बाजीगर कौन बनेगा, तस्वीर दिखाते हैं, देखते हैं किसकी तस्वीर आती है, बिग पिक्चर किसकी आती है। पलट जाइए आप लोग, और नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। आलोक भाई आप ही कुछ बोलिए एक लाइन में, क्या कहना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री को मैं बाजीगर बनाने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं, बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। चलिए अगली तस्वीर किसकी आएगी देखते हैं। रिमोट बनाने के पक्ष में, देश के प्रधानमंत्री रिमोट रोबोट बनाने के पक्ष में। अच्छा, अगली तस्वीर किसकी आती है देखते हैं।
महंत योगी आदित्यनाथ। राजकुमार भाटी। योगी जी इतने दुखी ना हो उत्तर प्रदेश की हालत को देख के, 2 महीने बाद अखिलेश यादव की सरकार बन जाएगी, उत्तर प्रदेश को सुधार देंगे। चलिए, बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। अगली तस्वीर आती है सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव की, और भैया के बारे में तो लखनऊ के भैया ही बोलेंगे, सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे। आप बताइए, आप भी लखनऊ से आते हैं, अखिलेश बाबू के बारे में क्या कहेंगे? टूटे हुए ख्वाबों ने ये हमको सिखाया है, दिल ने जिसे चाहा था आंखों ने गंवाया है। दिल चाह रहा इनका, दिल ने जिसे चाहा था। देखिए, अखिलेश जी पर तो सादात चौहान का भी हक बनता है। बताइए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर पीस पार्टी साथ में हो जाए तो प्रदेश चला लेंगे, अगर हम नहीं रहेंगे तो सरकार नहीं बना पाएंगे। अरे आपकी तो एक ही बात है बस। मगर ये भी समझिए, पीस पार्टी का मतलब क्या है? PIECE, इलेक्शन कमीशन में जाकर एप्लीकेशन दे दीजिए। चलिए, खेल में मजा आ रहा है ना। अगली तस्वीर किसकी आएगी ये देखते हैं। ये बड़ा नेता है भाई, राहुल गांधी। अब देखिए, राजकुमार भाटी भी हंसने लग गए, शादाब चौहान भी हंसने लग गए, लेकिन आपके से मैं सुधांशु जी जानना चाहता हूं राहुल जी के बारे में आके। हालांकि अभी फिलहाल देश में नहीं है, विदेश गए हुए हैं। पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। ये क्यों, मैं जानना चाहूँ, ये क्यों बोला आपने? ये क्यों बोला आपने? ये तो अंतःकरण से यदि पूछा जाए तो इनकी पार्टी के लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि इसलिए क्योंकि जिसे, या दूसरी बात कहूं, एक और इस पर पंक्ति याद आ जाती है, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पांव जब तलक बढ़े कि जिंदगी फिसल गई, और हम खड़े खड़े मोड़ पर रुके रुके उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। ओके, राजकुमार भाटी। राहुल गांधी, नहीं देखिए, आप राहुल जी के बारे में, अब मोदी जी के बारे में सुधांशु ने थोड़ी बोला, आप तो तारीफ ही करेंगे ना। अमीश जी, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छा बोला जी कि अगर पूत कपूत हो तो 70 साल में जो कमाया उसको बेच देता है। ठीक है, ओके। राजकुमार भाटी, बिल्कुल सही कहा, विचारों की 60 साल की सत्ता कौन बेच रहा है? वो मोदी जी बेच रहे हैं, तो कपूत हैं, वो कह रहे हैं 60 साल की सत्ता उन्होंने बेच 44, बेच कौन रहा? 136 साल पुरानी पार्टी 44 सीटों पे ले आई। मोदी जी बेच रहे हैं। राजकुमार भाटी, 70 साल में हमारे पूर्वजों ने कमाया। एक पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि अगर 2017 में राहुल जी आपके साथ ना होते तो आपकी स्थिति ये ना होती। ये तो मैं तो इतना कह सकता हूँ, सीख रहे हैं, थोड़े दिन में सीख जाएंगे। बढ़िया सीख रहे हैं, थोड़े दिन में सीख। आपने तो भारतीय जनता पार्टी से भी कैड़ा बोला भाई। और अब अगली तस्वीर है प्रियंका गांधी जी की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी मेहनत कर रही हैं वो। और शादाब चौहान, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो कहूंगा कि प्रियंका जी निश्चित ही महिलाओं के लिए आवाज उठाने का प्रयास जरूर कर रही हैं, लेकिन इनके भाई 50 साल के वो युवा जो पॉलिटिकल टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर घोषित, उनको कर देना चाहिए। जी, बीजेपी की भाषा जी, ओके। आप बताइए प्रियंका जी के बारे में। मैं बहुत सम्मान करता हूँ, देश की बेटी हैं, बहुत योग्य हैं। उनके सीएम बन सकती हैं? नहीं, ये तो जनता तय करेगी। आपको क्या लगता है? ये तो लगभग तय हो चुका, सीएम अखिलेश यादव है 2022 के, ये तो लगभग तय है। अगली तस्वीर, जी, नहीं, अब इसमें प्रियंका जी पे तो हमें पता है, राहुल जी पे बोल लिए अब अगली तस्वीर, इसमें राहुल और प्रियंका जी दोनों आ जाते हैं। कर दीजिए, जनता तय इसमें राहुल और दोनों आ जाते हैं। बचपन में हम लोग एक गीत सुने थे, दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, भाग मेरे भैया रे, आया है तेरा दैया रे। जी, चलिए अब मैं अगली तस्वीर दिखाता हूं। बहुत डरते ये इस पर तो आलोक शर्मा से मैं राय लूंगा ही लूंगा। अरविंद केजरीवाल, अगली तस्वीर अरविंद केजरीवाल की है। ये पंजाब में भी आपको छिका रहे हैं, उत्तराखंड में भी अपनी ताल को ठोक रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में? ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, बीजेपी का बी टीम है। जहां जहां हमारी सरकार बनने की उम्मीद होती है वहां जाके चुनाव लड़ता है व्यक्ति। मुझे मजबूर कर दूसरी चीज, आपने क्यों बोला ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज है? ऐसा क्यों बता रहा हूं ना, वो आप सारे तमाम उनके भाषण उठा लीजिए, शुरू कहां से हुए थे और कहां पहुंच गए, कौन कौन से वायदे किए थे। पॉलिटिक्स की बात करते हैं। अरे साहब, इतना ईमानदार पॉलिटिशियन, पैसा कहां से आ रहा है? बीजेपी दे रही है क्या? इतना एडवर्टीजमेंट पे उत्तराखंड में खर्च हो रहा है पैसा, बीजेपी और कांग्रेस ज्वाइंटली से भी ज्यादा खर्च कर रहा है पैसा, कहां से आ रहा है? केरला में एडवर्टाइजमेंट छाप रहे हैं और यहां पर एक मिनट सर, एक मिनट, दिल्ली के अंदर क्या हालत है? एक कॉलेज का नाम बता दीजिए जो केजरीवाल ने बनाया। वो दोबारा जीत के आ रहे हैं इस बारी। आप गुमराह करके वोट ले सकते हैं। गुमराह हो रहे हैं, आपको लग रहा है? मैंने इसीलिए गुमराह हो रहे हैं, गुमराह होते हैं आप लोग। मैं फिर कहूंगा, नहीं देखिए, उनकी बड़ी जीत हुई है, जीत का सम्मान करना चाहिए। सर एक मिनट,
मुझे केवल एक बात बता दीजिए, बच्चे बैठे हैं, एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए जो केजरीवाल ने बनाया। देखिए, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जो केजरीवाल ने बनाया। नहीं बता पाएंगे 20 बच्चे। एक लाइन में बोला था, मैं जान रहा हूं कि आपके मन में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या कुछ होगा, मन में क्या कुछ होगा। सुधांशु त्रिवेदी, एक लाइन में, बस एक ही लाइन, ये आपका खेल उत्तराखंड में बिगाड़ सकता है। ये छोटे रिचार्ज को सबसे पहले सत्ता में कौन लेके आया था? ये आए थे ना 8 कहां है जन लोकपाल बिल? हम केजरीवाल से भी पूछते हैं, बीजेपी से भी पूछते हैं। आलोक जी को 10 सेकंड दूंगा। देखिए, इनके मन में भी बहुत कुछ है। देखिए, दिल्ली के अंदर ये कहते हैं कि हम इनको एक्सपोज करने के लिए सरकार लेके आए। आलोक भाई, आप बुरा मत माने इस बात का, क्योंकि नए साल का दिन है तो थोड़ी कुछ बातें कटु भी लग सकती है, लेकिन इसको हल्के अंदाज में बोलना चाहिए। दिल्ली में आप एक्सपोज करने के लिए लाए थे, लेकिन 0 सीटों पर आप एक्सपोज हो गए। ये मतलब कमाल की बात कर रहे हैं। मुझे आज दिल्ली की जनता सोच रही है कि केजरीवाल शीला दीक्षित। अच्छा भाई साहब, अब देखिए लाइटर नोट पे 8 सीटें थी, ऐसा एक्सपोज किया कि 0 पे आ गए। कोई बात नहीं, अब इनके लिए बोलता हूं, बताएं क्या, सपा से गठबंधन करने गए थे ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। इनके द्वार तो पीस पार्टी भी खड़ी हो गई है, लेकिन जनता जनार्दन सबसे बड़ी है। उनसे मैं जानना चाहता हूं, उनको 22 का बाजीगर कौन लगता है? 22 का बाजीगर कौन लगता है? आवाज जोर से आनी चाहिए। एक नेता आपको जो लगता है उसका नाम लीजिए आप। जनता योगी नाम उनको लगता है कि योगी होगा 22 का बाजीगर। जी जी जी, चलिए मैं फिलहाल सुनिए जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, बाजीगर जनता है, जनता तय करेगी। बिल्कुल सही बात आपकी, जनता है। सुनिए, बहुते जोगी मठ उजाड़, आपके साथ हमारी तरफ एक जोगी धुआंधार। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। ब्रेक के बाद आर पार की टक्कर जारी है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार की टक्कर। इस समय आखिरी दौर की बातचीत है। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा, मुझे उम्मीद है कि इसका आप जवाब बड़ी साफ गोई से देंगे। और मैं शुरुआत शादाब चौहान आपसे करता हूं। योगी को हराने के लिए आपने बोला हम किसी के साथ भी जा सकते हैं, आपने ये बोला, लेकिन क्या आपको लगता है योगी इस समय इतने मजबूत है कि सबको एक साथ हो जाना पड़ेगा? नया साल का अवसर है और मुझे लगता है कि नए साल में एक नया सवेरा होगा, क्योंकि कभी कभी गलत लोग बहुत ताकतवर हो जाते हैं और अच्छे लोगों को, क्योंकि हमारे पास तो काला धन होता नहीं है, मिल करके बुरे लोगों के खिलाफ खड़े होना पड़ता है और हम करेंगे। ठीक है राजकुमार भाटी, चुनाव के बाद आप ओवैसी को भी साथ लेके आ सकते हैं, कांग्रेस को भी साथ लेके आ सकते हैं और पीस पार्टी को भी साथ लेके आ सकते हैं अपना खेल बनाने के लिए। ये आपकी राय है, मेरी राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जिन पार्टियों के साथ गठबंधन होना था, गठबंधन हो चुका है। हम 300 से ज़्यादा सीट जीत के आ रहे हैं। चुनाव के बाद हमें किसी की सहायता की, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है आलोक शर्मा, प्रियंका गांधी क्या यूपी के सीएम का चेहरा होंगी? मुझे नहीं लगता पार्टी ने किसी भी रूप में इस तरह का कोई मैसेज दिया। वो हमारी बड़ी लीडर चेहरा है। कौन होगा सीएम पद का? अभी तक सीएम का चेहरा कौन होगा वो तय नहीं, ऐसा नहीं है। सलमान खुर्शीद आपके मित्र हो सकते हैं, आपको सूट कर सकते हैं, आपने सूट कर सकते हैं आपको बीजेपी को, इसलिए आप सवाल पूछ रहे हैं। क्या बात है, आपके मुझे नेता बीजेपी को सूट कर सकते हैं? क्या बात होगी? आपने एक नाम लिया, मैंने प्रतिक्रिया दे दी। आपने जिस भावना से नाम लिया, मैं लल्लू हो सकते हैं, मैंने उस अब उनका नाम बता दीजिए। कोई भी हो सकता है, जो भी होगा सीएम का चेहरा हमारे विधायक दल तय करेंगे और वो चुनाव के बाद होगा। पहली चीज, प्रियंका जी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, उनकी अगुवाई में वहां के जो लोकल लीडर्स हैं उनकी कलेक्टिव। राहुल गांधी जाएंगे यूपी प्रचार करने? हाँ बिल्कुल जाएंगे। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, आपसे सवाल है, योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर इसमें कोई अब दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा होगा, लेकिन इस बार राह मुश्किल है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, इतिहास गवाह है कि यूपी में सरकारें रिपीट नहीं होती। देखिए, मैं पहले एक लाइन कहूंगा, उनके मन की छटपटाहट दिखी कि सब साथ आ जाएं। इनके मुंह से ये निकला हम अकेले दम पे बनाएंगे, किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी छोटे छोटे दलों के साथ ले रहे हैं तो उनका हश्र क्या होने वाला है समझ में आ जाता है। अब इनके तीनों के वक्तव्यों का सार क्या है? ठंड बहुत पड़ रही है तो हाथी गिर गया जाड़े में, साइकिल गई कबाड़े में, पंजा पड़ा पिछवाड़े में, केवल कमल ही कमल अखाड़े में। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते आप एक दूसरे को अगर नया साल 2022 को विश करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? मैं सबसे पहले मौका राजकुमार भाटी आपको देता हूं। अगर आपको बीजेपी को नया साल विश करना है, सुधांशु त्रिवेदी है, तो कैसे करा जाएगा विश? नए साल में भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आए, इनके अंदर समझ आए, ये नफरत की राजनीति बंद करें, देश के विकास की राजनीति करें, यही शुभकामनाएं मेरी हैं अपने भाइयों के। ठीक है, और सुधांशु त्रिवेदी आप आलोक शर्मा को कैसे विश करेंगे? देखिए, मैं इन सब लोगों के लिए कहूंगा
इनको समझ आएगी इसमें मुझे संदेह है, परंतु ये बगैर समझ के भी अगर भक्तिभाव करें तो अच्छा रहेगा। तुलसी अपने राम को रीज भजे चाहे खीज, खेद पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। ठीक है, आलोक शर्मा, शादाब चौहान को आपको विश करना हो तो क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं पूरे देश को ही विश करना चाहूँगा और मेरा ये कहना है कि युवाओं को रोजगार मिले नए साल में, महंगाई कम हो, महिलाओं को कहीं ना कहीं जिस तरह का उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है वो कम हो और बीजेपी का झूठ का व्यापार बंद हो। जी शादाब चौहान। मैं नए साल पे पूरे देश के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही एक मोदी जी से एक निवेदन है कि कुछ ऐसा करिए कि इस नए साल में मेरे देश के जवान शहीद होकर के ना आए बल्कि विजयी पताका लहराएं। ये मेरा अच्छी बात है। और मेरा ये भी कहना है कि इनसे कहिए कि नए साल में अंग्रेजी वाला विश दे, हिंदी वाला विश ना देने लगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी राय को रखने के लिए और बेबाकी के साथ अपने सवालों को रखने के लिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि 2022 आप सबके लिए बेहतर साल होगा, क्योंकि कोरोना ने पिछले 2 वर्षों में बहुत परेशानी करी है, सिर्फ देश में नहीं दुनिया भर में। उम्मीद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना है, महादेव से प्रार्थना है कि कोरोना की मार इस बार हमारे देश पर और विश्व पर ना पड़े, क्योंकि हम तो वासुदेव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं। वी बिलीव वर्ल्ड इज वन फैमिली। नमस्कार।